नमस्कार बच्चों। आज हम भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता पर विचार करेंगे। महाकवि भूषण का जन्म संवत 1670 में हुआ था और मृत्यु संवत 1772 में हुई थी। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। उनका वास्तविक नाम अज्ञात है। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र से प्राप्त हुई थी। वे छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि थे और उनकी प्रशंसा में उन्होंने पर्याप्त काव्य की रचना की है। पन्ना नगरी के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी उनका अतिशय मान था। यहाँ तक कि एक बार महाराज छत्रसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा लगा दिया था। इसी कारण उन्होंने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। भूषण के शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक नामक ग्रंथ सर्वप्रसिद्ध हैं। उन्होंने राष्ट्रीय काव्य की श्रेष्ठ रूप में रचना की है। आधुनिक दृष्टिकोण से चाहे उन्हें राष्ट्रीय कवि न कहकर जातीय कवि कहा जाए, किंतु उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उनकी कविता राष्ट्रीयता से ओतप्रोत ही मानी जाएगी। उन्होंने अपने काव्य में ऐतिहासिकता का भी पर्याप्त पालन किया है। रीतिकाल के श्रृंगारिक वातावरण में श्वास लेते हुए भी उन्होंने वीर रस के काव्य का सृजन किया है। वीर रस के अनुकूल उनकी भाषा भी अत्यंत ओजस्वी और प्रभावपूर्ण है। कविवर भूषण का हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष स्थान है। उनके काव्य का महत्व सबसे अधिक इस बात में है कि उन्होंने उसकी रचना उस समय की जब अन्य कवि श्रृंगार रस की कविताएं लिख रहे थे। उनके अतिरिक्त कविवर लाल और सुदन ने भी रीतिकाल में वीर रस का ही काव्य लिखा है। इस प्रकार इन कवियों को नवीन भावों को उपस्थित करने का गौरव प्राप्त है। इनमें भूषण का प्रमुख स्थान है। जहाँ उन्होंने वीर रस का काव्य लिखकर रीतिकाल के अन्य कवियों के सामने आदर्श उपस्थित किया, वहाँ शिवराज भूषण के रूप में अलंकार ग्रंथ की रचना द्वारा अपने युग के कवियों की रीति परंपरा में भी भाग लिया है। भूषण की रचनाओं में रस संचार की दृष्टि से शिवा बावनी और छत्रसाल दशक का अधिक महत्व है। नामों के अनुसार इनमें से प्रथम काव्य में 52 छंद तथा द्वितीय काव्य में 10 छंद होने चाहिए, किंतु इस समय प्राप्त होने वाली प्रतियों में दोनों ही काव्य अधिक छंदों से युक्त है। इन छंदों की रचना स्वतंत्र रूप से की गई है, अतः इनमें रस के समावेश में किसी प्रकार की बाधा नहीं होने पाई है। इन दोनों काव्यों में क्रमशः महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण की रचना में भूषण को इतनी सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह है कि उन्होंने इस काव्य को हृदय की प्रेरणा से नहीं लिखा। यह एक अलंकार ग्रंथ है, अतः इसमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरण देने में प्रतिभा दिखलाई गई है। उनके द्वारा उपस्थित किए गए लक्षण साधारण हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में कोई विशेष मौलिकता नहीं दिखाई है। इस प्रकार अलंकारों के उदाहरणों में भी काव्य सौंदर्य का पर्याप्त अभाव रहा है। इन उदाहरणों में उन्होंने सर्वत्र महाराज शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है, किंतु इनमें प्राय भावों का उचित प्रवाह नहीं मिलता है। भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता की खोज करने से पहले राष्ट्रीयता के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है। राष्ट्रीयता से हमारा तात्पर्य संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए किए गए विविध कार्यों से है। इस समय कुछ विद्वान भूषण को राष्ट्रीय कवि मानते हैं और कुछ इसका विरोध करते हैं। उन्हें राष्ट्रीय कवि न मानने का कारण यह है कि इस समय राष्ट्रीयता का अर्थ बदल गया है। मध्य युग में हिंदू धर्म की व्यापकता के कारण हिंदुत्व की रक्षा को ही राष्ट्रीय कार्य माना जाता था। वर्तमान युग में राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों की एकता द्वारा राष्ट्रीयता के क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ। अतः भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता की खोज नवीन दृष्टि के स्थान पर मध्य युग की राष्ट्रीय दृष्टि से ही की जानी चाहिए। काव्य में राष्ट्रीयता के समावेश के लिए कवियों को अनेक आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है। इसके लिए उन्हें अपने काव्य में राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक विकास की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। इसके साथ ही जो व्यक्ति राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य करते हैं उनकी प्रशंसा भी राष्ट्रीय काव्य में की जानी चाहिए। इस प्रकार के काव्य कवि को राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं में निवास करने वाली प्रत्येक जाति के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुए उनके प्रति द्वेष भाव का त्याग कर देना चाहिए। आधुनिक युग में राष्ट्रीय काव्य में इन तीनों बातों के समावेश को आवश्यक माना जाता है। भूषण के काव्य की आलोचना करते समय हिंदुत्व को राष्ट्रीयता का प्रतीक मानने पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में हिंदुओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास की सर्वत्र कामना की है। इसी प्रकार उस युग में हिंदुत्व के प्रमुख सचेतकों महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल की यश का भी उन्होंने भरपूर वर्णन किया है। उन्होंने अपने काव्य में हिंदुओं के सामूहिक कल्याण को आवश्यक मानते हुए विदेशी शासन के भार से मुक्त होने की इच्छा प्रकट की है। अतः यह स्पष्ट है कि मध्य युग की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुसार हम भूषण के काव्य को राष्ट्रीय से युक्त मान सकते हैं। कविवर भूषण ने अपने काव्य में वीर रस को मुख्य स्थान प्रदान किया है। इस रस के सहायक रसों के रूप में उन्होंने भयानक और रोध रस का प्रयोग किया है। उनके काव्य में वीर रस के सभी अंग प्राप्त होते हैं। उनका उत्साह, स्थायी भाव उनके काव्य में सर्वत्र व्याप्त रहा है।
हिंदी में वीर काव्य की रचना करने वाले कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल से संबंधित साहित्य की रचना करने वाले लेखकों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कला पक्ष की दृष्टि से भी भूषण ने अपनी काव्य की रचना ब्रजभाषा में की है। उनकी भाषा में ओज गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है और वे वीर रस के सर्वथा अनुकूल है। मुगल सम्राट औरंगजेब और उनके दरबारियों का वर्णन करते समय उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनके काव्य की रचना दोहा, कविता, सवैया आदि विविध छंदों में हुई है। अलंकारों का प्रयोग करते समय उन्होंने स्वाभाविकता और कृत्रिमता दोनों का ही परिचय दिया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य शिल्प की दृष्टि भूषण का काव्य साधारणतः सफल ही है। आगे हम उनकी काव्य शक्ति के विषय में कविवर वियोग हरि की वीर सत्सई से दो दोहों को उपस्थित कर इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। शिवा सुजस सरसिज सुरस मधुकर मत अनन्य रस भूषण भूषण सुकवि भूषण भूषण धन्य। कींदो इंद्र को वज्र के प्रलय कृसानु अमंद कींदो रुद्र रणचंड चखु कवि भूषण को छंद। धन्यवाद।